नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको किसी बड़े बिजनेसमैन की कहानी नहीं सुनाने वाली, ना ही किसी करोड़पति की। आज की कहानी है अमित की। अमित 39 साल का एक आम मिडिल क्लास आदमी है। सुबह के 7:30 बजे हैं। वह ऑफिस जाने से पहले डाइनिंग टेबल पर बैठा है। सामने चाय का कप रखा है, लेकिन चाय ठंडी हो चुकी है। टेबल पर बिजली का बिल, स्कूल फी की रसीद, एक क्रेडिट कार्ड और एक छोटा सा कैलकुलेटर रखा हुआ है। आज उसकी सैलरी आई है। मोबाइल पर मैसेज आया है, सैलरी क्रेडिटेड 70,000 रुपीज। पत्नी मुस्कुराते हुए कहती है, इस बार तो कुछ बचा लेंगे ना। अमित भी मुस्कुराता है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। वो कैलकुलेटर उठाता है और हिसाब शुरू करने लग जाता है। सैलरी 70,000 रुपया, होम लोन EMI 23,000 रुपया, बचे कितने 47,000। इसमें से कार की EMI 11,500 रुपया, बचे कितने 35,500। क्रेडिट कार्ड का बिल 9200, बचे 26,300। बेटी की स्कूल फीस 8,000 रुपए, बचे 18,300। माँ की दवाइयाँ 3,500 रुपए, बचे 14,800। राशन 9,000, बचे 5,800। बिजली गैस इंटरनेट 4,800, बचे 1,000 रुपया। अमित कुछ सेकंड तक कैलकुलेटर को देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, पूरे महीने के लिए सिर्फ 1,000 रुपया। अभी पेट्रोल बाकी है, और अगर कोई बीमार हो गया तो, अगर फ्रिज खराब हो गई तो, अगर बच्चे की कोई अतिरिक्त फीस आ गई तो। दोस्तों, अगर आपने भी कभी सैलरी आने के बाद ऐसा हिसाब लगाया है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, क्योंकि समस्या सिर्फ अमित की नहीं है, समस्या करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों की है। हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी कम सैलरी है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? जरा एक सवाल सोचिए, अगर अगले महीने आपकी नौकरी चली जाए, तो क्या आप बिना उधार लिए 6 महीने तक अपना घर चला सकते हैं? अगर जवाब आपका नहीं है, तो समस्या आपका इनकम में नहीं है, आपकी सैलरी में नहीं है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में है। और यहीं से शुरुआत होती है जापान की कहानी। लगभग 6,000 किलोमीटर दूर जापान में एक आदमी बैठा हुआ है। उसका नाम मान लीजिए केंजी है। केंजी भी किसी बड़ी कंपनी का CEO नहीं है, वो भी एक सिंपल सी नौकरी करता है। उसकी भी पत्नी है, बच्चे हैं, घर का खर्च है। लेकिन महीने के आखिर में वो केंजी तनाव में नहीं बैठा होता है अमित की तरह। वो अपनी एक छोटी सी डायरी खोलता है और स्माइल देते हुए लिखता है, इस महीने सेविंग टारगेट पूरा हो गया। अब सवाल ये है कि जापान में सब लोग बहुत अमीर हैं? नहीं। क्या वहाँ चीजें बहुत सस्ती हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा क्या है जो केंजी जानता है, लेकिन अमित नहीं जानता है भारत में बैठा हुआ? दोस्तों, फर्क सिर्फ पैसों का नहीं होता है, सोच का होता है। जापान में बच्चों को बचपन से एक बात सिखाई जाती है, अगर पैसे नहीं है तो इंतजार करो, लेकिन उधार लेकर अपनी इच्छाएं कभी भी पूरी मत करो। आज दुनिया हमें सिखाती है बाय नाउ पे लेटर, लेकिन जापान की सोच कहती है सेव नाउ बाय लेटर। सिर्फ इन दो वाक्यों में पूरी फाइनेंशियल फिलॉसफी छिपी हुई है। यही कारण है कि जापान में लोग किसी भी बड़ी खरीदारी से पहले खुद से 3 सवाल पूछते हैं। क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? क्या मैं इसे कैश में खरीद सकता हूँ? अगर मेरी नौकरी चली गई कल को, तो क्या मैं इसकी EMI भर पाऊंगा? दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हम भारत में भी हर खरीदारी से पहले यही 3 सवाल पूछने लग जाएं, तो कितनी EMI अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। आज दुनिया भर के क्रेडिट कार्ड, नए नए ऑफर्स उस पे बैंक हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन हम लोग आंखें बंद करके वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। जापान में ऐसा नहीं होता है। वहां पर एक बहुत ही पुरानी तकनीक है, जिसे ताकेबो कहा जाता है। ताकेबो कोई मोबाइल ऐप नहीं है, कोई महंगा कोर्स नहीं है। ये आपको सिंपली एक बहुत ही साधारण डायरी होती है। आपको क्या करना है, इस डायरी में हर महीने आपको 4 बातें लिखनी है। मैंने कितना कमाया, मैंने कितना खर्च किया, मैंने कितना बचाया, और सबसे जरूरी बात है कि मैंने कहाँ बेवजह खर्च किया। एक होता है जरूरत पड़ने पे खर्च करना, एक होता है अननेसेसरली खर्चे करना। तो दोस्तों, कई बार हमें ज्यादा कमाने की नहीं जरूरत होती है, हमें अपने खर्चों को देखने की जरूरत होती है। अननेसेसरली खर्चा जो हम लोग करते हैं, उसको रोकने की जरूरत होती है। एक कॉफी, एक ऑनलाइन सेल, एक यूजलेस गैजेट जिसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी घर में, लेकिन हम वो खरीद लेते हैं। छोटे छोटे खर्चे मिलाकर हमारी सेविंग खा जाते हैं ये सब चीजें। जापान के लोग इसीलिए अमीर नहीं बनते कि वे करोड़ों कमाते हैं, वो इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली सिक्योर रहते हैं, क्योंकि वे हर रुपए को एक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं होती है, बल्कि भविष्य की सुरक्षा है। और सबसे जरूरी बात, वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं जीते।
आज भारत में कई लोग ऐसी कारें चला रहे हैं जो बैंक की हैं, जो लोन है, उनको आप अपनी कार नहीं बोल सकते क्योंकि वो आपने ईएमआई में खरीदी हुई है। कभी भी आपने ईएमआई अगर रोकी तो बैंक आपकी गाड़ी को ले जा सकता है, तो यानी कि वो बैंक की ही गाड़ी है। कई बार हम लोग ऐसा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी ईएमआई अभी भी बाकी है। मान लीजिए ईएमआई देते देते आपका फोन गुम हो जाए, टूट जाए, तो क्या होगा? पैसे की बर्बादी है ना। और ऐसी लाइफस्टाइल हम दिखा रहे हैं जो असली में उधार की लाइफस्टाइल है। याद रखिए, जो भी लग्जरी हम उधार लेकर खरीदते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कभी उधार नहीं मिलती है। तो इसलिए अगर आप भी उधार लेकर के लग्जरी खरीदने की आदत में है तो उस आदत को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप खरीद तो लेंगे लग्जरी, लेकिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी नहीं मिल पाएगी। आप उस ट्रैप में फंसे रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी आदत में है, अगर आप भी हर महीने अननेसेसरली चीजें खरीदते हैं, तो जापानीज माइंडसेट को आप जरूर फॉलो करिए। उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना करके दी है कि कैसे वो अपना फ्यूचर का मनी, फ्यूचर की सेविंग को सिक्योर करके रखते हैं, और कभी भी इमरजेंसी फंड को कैसे बनाना है वो बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है। जापानीज इस मामले में बहुत आगे है। और अगर आपको भी लगता है कि कोई चीज ऐसे जिसको आप होल्ड कर सकते हैं, तो आप होल्ड करिए। और सबसे पहले कोशिश करिए कि आप सेविंग करिए, सेव करने के बाद इन्वेस्ट करिए, और उसके बाद अगर कुछ है तो अन्य आप खर्चे कर सकते हैं। लेकिन सेविंग किया हुआ पैसा जरूर आपके फ्यूचर में काम आएगा, और वो बढ़ता भी है, जिसे कंपाउंडिंग पावर कहा जाता है। अगर आप भी मार्केट में हो और जब भी कोई महंगी चीज आपको खरीदने का मन कर रहा है, या फ्यूचर में कभी भी आप मार्केट जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे, ये ऐसे ही, और अगर आपका कभी भी कोई चीज खरीदने का मन कर रहा है, तो आपको खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि क्या इस सामान को, जो भी मेरा खरीदने का भी मन कर रहा है, क्या मैं इसको क्रेडिट कार्ड की बजाय, क्या मैं कैश दे करके इसको खरीद सकता हूँ? यानी कि अगर मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं जो मैं खरीद सकता हूँ, कहीं मैं लोन तो नहीं ले रहा हूँ, ईएमआई तो नहीं ले रहा हूँ। अगर आपका जवाब नहीं है, यानी कि आप उसको कैश में नहीं खरीद सकते हैं, और आप तभी खरीद सकते हैं जब आपके पास ईएमआई हो, यानी आप बंध जाएंगे हर महीने, तो शायद आपका उस चीज को लेने का समय बिल्कुल भी नहीं है। आपको उस चीज को खरीदना थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, और फ्यूचर के लिए आपको तब तक पोस्टपोन करना पड़ेगा जब तक आप उसको खुद नहीं खरीद सकते हो। क्रेडिट कार्ड का मतलब ये नहीं कि आपके पैसे नहीं है अकाउंट में तब आप चीज खरीदो। क्रेडिट कार्ड का असली मतलब है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तब आप उसका इस्तेमाल अच्छे से करेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो आप बिना वजह ट्रैप में फंस जाएंगे लाइफस्टाइल शो करने के चक्कर में। तो इसलिए जब भी आपको लगे कि आप कोई चीज कैश में खरीद सकते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या वो चीज खरीद भी सकते हैं। अमीर वो नहीं होता जिसके पास सबसे महंगी गाड़ी होती है, आपको ये याद रखना है। अमीर वो नहीं होता जिसके पास सबसे महंगी गाड़ी होती है। अमीर वो होता है जिसे रात को सोते समय ईएमआई की चिंता न सताए, यानी कि उसने गाड़ी खरीद ली लेकिन ईएमआई उसके अकाउंट से जाती जा रही है, उसको टेंशन नहीं है। और शायद यही जापान का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी भी यही लाइफस्टाइल है, आप भी अननेसेसरी पैसा लगाते हैं, और आपको भी लगता है कि आज की वीडियो ने आपकी सोच बदल दी है, तो उसे, इस वीडियो को आप उन लोगों तक पहुंचाइए जो हर महीने सैलरी नहीं बल्कि ईएमआई का इंतजार करते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और ये आप वीडियो ओमलेट्स में देख रहे थे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा बचाना एक बुद्धिमानी होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।